हमारी आकाशगंगा में कई अन्य सिस्टम्स में ब्लैक होल और अन्य आकाशगंगाओं और क्वासार्स के केंद्रों में बहुत बड़े ब्लैक होल के प्रमाण हैं। कोई इस संभावना पर भी विचार कर सकता है कि सूर्य से बहुत कम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हो सकते हैं। ऐसे ब्लैक होल ग्रेविटेशनल कोलैप्स से नहीं बन सकते क्योंकि इनका द्रव्यमान चंद्रशेखर द्रव्यमान सीमा से कम होता है। इस कम द्रव्यमान के तारे अपना परमाणु ईंधन समाप्त होने पर भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध स्वयं को सहारा दे सकते हैं। इसलिए कम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तभी बन सकते हैं जब पदार्थ को बहुत बड़े बाहरी दबाव से भारी घनत्व तक संपीड़ित किया जाए। ऐसी स्थितियां बहुत बड़े हाइड्रोजन बम में हो सकती है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने एक बार गणना की थी कि यदि कोई दुनिया के सभी महासागरों का सारा भारी पानी ले ले तो वह एक हाइड्रोजन बम बना सकता है जो केंद्र में पदार्थ को इतना संकुचित कर देगा कि एक ब्लैक होल बन जाएगा। हालांकि दुर्भाग्य से इसका निरीक्षण करने वाला कोई नहीं बचा होगा। एक अधिक व्यावहारिक संभावना यह है कि ऐसे कम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल बहुत प्रारंभिक ब्रह्मांड के उच्च तापमान और दबाव में बने होंगे। यदि प्रारंभिक ब्रह्मांड पूरी तरह से चिकना और एक समान नहीं होता तो ब्लैक होल का निर्माण हो सकता था, क्योंकि तब एक छोटा क्षेत्र जो औसत से अधिक सघन था उसे ब्लैक होल बनाने के लिए इस तरह से संपीड़ित किया जा सकता था। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ अनियमितताएं रही होंगी, क्योंकि अन्यथा ब्रह्मांड में पदार्थ तारों और आकाशगंगाओं में एक साथ एकत्रित होने के बजाय वर्तमान युग में भी पूरी तरह समान रूप से वितरित होता। तारों और आकाशगंगाओं के लिए आवश्यक अनियमितताओं के कारण इन मौलिक ब्लैक होल की एक महत्वपूर्ण संख्या का निर्माण हुआ होगा या नहीं, यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों के विवरण पर निर्भर करता है। इसलिए यदि हम यह निर्धारित कर सके कि अब कितने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है, तो हम ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। 1000 मिलियन टन से अधिक द्रव्यमान वाले प्राइमोर्डियल ब्लैक होल एक बड़े पर्वत का द्रव्यमान का पता केवल अन्य दृश्यमान पदार्थ या ब्रह्मांड के विस्तार पर उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से लगाया जा सकता है। ब्लैक होल वास्तव में काले नहीं होते हैं, वे एक गर्म शरीर की तरह चमकते हैं और वे जितने छोटे होते हैं उतना ही अधिक चमकते हैं। तो विरोधाभासी रूप से बड़े ब्लैक होल की तुलना में छोटे ब्लैक होल का पता लगाना वास्तव में आसान हो सकता है। 1970 से पहले जनरल रिलेटिविटी पर मेरी शोध मुख्य रूप से इस सवाल पर केंद्रित थी कि क्या कोई बड़ी बिग बैंग सिंगुलैरिटी थी। हालांकि उसी वर्ष नवंबर में एक शाम मेरी बेटी लूसी के जन्म के तुरंत बाद जब मैं बिस्तर पर जा रहा था तो मैंने ब्लैक होल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरी विकलांगता के कारण यह प्रक्रिया काफी धीमी हो गई, इसलिए मेरे पास काफी समय था। उस समय इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं थी कि अंतरिक्ष समय में कौन से बिंदु ब्लैक होल के अंदर होते हैं और कौन से बाहर। मैंने पहले ही रोजर पेनरोज के साथ ब्लैक होल को उन घटनाओं के समूह के रूप में परिभाषित करने के विचार पर चर्चा की थी जिनसे बड़ी दूरी तक बचना संभव नहीं था। यह अब आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल की सीमा घटना क्षितिज प्रकाश की किरणों से बनती है जो ब्लैक होल से दूर जाने में विफल रहती है। इसके बजाय वे ब्लैक होल के किनारे पर मंडराते हुए हमेशा बने रहते हैं। यह पुलिस से भागने और एक कदम आगे रहने में कामयाब होने जैसा है, लेकिन बच निकलने में सक्षम नहीं है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि इन प्रकाश किरणों के रास्ते एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वे आते तो अंततः उन्हें एक दूसरे से टकराना ही पड़ता। यह वैसा ही होगा जैसे कोई और पुलिस से विपरीत दिशा में भाग रहा हो। इस स्थिति में आप दोनों पकड़े जाएंगे या ब्लैक होल में गिर जाएंगे। लेकिन यदि इन प्रकाश किरणों को ब्लैक होल ने निगल लिया होता तो वे ब्लैक होल की सीमा पर नहीं हो सकती थी। इसलिए घटना क्षितिज में प्रकाश किरणों को एक दूसरे के समानांतर या दूर जाना होगा। इसे देखने का एक और तरीका यह है कि इवेंट होराइजन ब्लैक होल की सीमा छाया के किनारे की तरह है। यह काफी दूरी तक भागने की रोशनी का किनारा है, और यदि आप बहुत दूरी पर किसी स्रोत जैसे सूर्य द्वारा डाली गई छाया को देखते हैं
तो आप देखेंगे कि किनारे पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पास नहीं आ रही है। यदि प्रकाश की किरणें जो इवेंट होराइजन ब्लैक होल की सीमा बनाती है कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकती है, तो इवेंट होराइजन का क्षेत्र समान रह सकता है या समय के साथ बढ़ सकता है। यह कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सीमा में प्रकाश की कम से कम कुछ किरणें एक दूसरे के पास आनी होगी। दरअसल जब भी कोई पदार्थ या विकिरण ब्लैक होल में गिरेगा तो क्षेत्र बढ़ जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि दो ब्लैक होल टकराए और एक साथ विलीन होकर एक ब्लैक होल बन गए, तब अंतिम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का क्षेत्रफल मूल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के क्षेत्रों के सम से अधिक होगा। इवेंट होराइजन के क्षेत्र की इस गैर घटती संपत्ति ने ब्लैक होल के संभावित व्यवहार पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया। मैं अपनी खोज से इतना उत्साहित था कि उस रात मुझे ज्यादा नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने रोजर पेनरोज को फोन किया। वह मुझसे सहमत थे। मुझे लगता है वास्तव में उसे क्षेत्र की इस संपत्ति के बारे में पता था, हालांकि वह ब्लैक होल की थोड़ी अलग परिभाषा का उपयोग कर रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि दोनों परिभाषाओं के अनुसार ब्लैक होल की सीमाएं समान होंगी, बशर्ते कि ब्लैक होल एक स्थिर अवस्था में स्थापित हो गया हो।